हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो फाउंडेशन की तैयारी इस वक्त हम लोग कर रहे हैं और फाउंडेशन की तैयारी में आज के लिए हमारा जो काम है, हम एक वन शॉट रिवीजन लगाने वाले हैं पूरे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जिसका एग्जाम में जो वेटेज आप लोगों का रहने वाला है वो जबरदस्त वाला 12 से लगा करके 15 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे पार्टनरशिप एक्ट से। तो चलिए आज हम लोग पहले इस पर बात करने वाले हैं, जो भी हमारे प्रोविजंस है उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एक सेशन आप लोगों के लिए रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों फटाफट से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमको पता है 1 अक्टूबर 1932 और ये अप्लाई है होल ऑफ इंडिया। डेफिनेशन लेवल पर अगर बात की जाए तो इन रिलेशन बिटवीन पर्सन जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये डेफिनेशन जो है वो आप लोग अपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल चीज हो गया कि भाई ये एक तरह का रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो मिल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करेंगे। अब वो बिजनेस या तो सारे चलाएंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक भी चला सकता है। अब इससे हमारी कुछ एसेंशियल निकल करके आती है। पहला एसेंशियल आता है एग्रीमेंट का। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन जिन्होंने पार्टनरशिप चालू किया। अब मिनिमम यहां पे 2 लोग होंगे, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। आप लोग को ध्यान में है ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है, ओरल और रिटर्न के अंदर भी हो सकता है। अब शेयरिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उनका इंटेंशन बिजनेस करने का और प्रॉफिट शेयर करने का नहीं हो। बिजनेस के अंदर ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन भी इंक्लूड है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो भी अपना फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब्स रहेंगे, वो पार्टनरशिप में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहां हमारा मेन पर्पस ही है बिजनेस करना और उससे प्रॉफिट को अर्न करना। अब एवरी पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, एज वेल एज एजेंट भी बोलेंगे, कि जो बंदा बिजनेस करेगा सबके बिहाफ पे प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, और इसीलिए पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब एग्जाम के हिसाब से एक बढ़िया पॉइंट बनता है कि व्हाट इज द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ट्रू टेस्ट या कंक्लूसिव टेस्ट जो पार्टनरशिप का है वो ऑलवेज रहेगा हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ऊपर जितने भी पॉइंट पड़े उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और मेन जो अपना पॉइंट है, इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, तो हम बोलेंगे उधर किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप नहीं है। अब कोई भी एक पार्टनर अगर काम करेगा तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगा, और इसी कंसेप्ट को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल एजेंसी का। अब कुछ लोग हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पार्टनर नहीं है लेकिन वो हमारा प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं। एवरी पर्सन हु रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनर, यानी हमने उन लोगों की बात यहां पे की है जो प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं लेकिन हमारे पार्टनर नहीं है। हमने कभी ऐसे कौन लोग हैं, तो सबसे पहले नंबर पे हमने ले दिया लेंडर ऑफ मनी। ऐसा कोई पर्सन जो हमको पैसे उधार दे रहा है, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रॉफिट का शेयर भी डिमांड कर रहा है, तो भाई वो हमारा पार्टनर नहीं है, बिकॉज वो म्यूचुअल एजेंसी में हमारी लायबिलिटीज शेयर नहीं कर रहा है। कोई भी सर्वेंट या मैनेजर ऑफ द फर्म, जो आप लोग अकाउंट्स के अंदर मैनेजर कमीशन पढ़ते हो, प्रॉफिट का शेयर ही वो ले रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। मरने वाले का, डिजीज पार्टनर का जो विडो या चाइल्ड है, वो भी अभी प्रॉफिट का शेयर हमसे ले रहा है, मरने के बाद का जो भी प्रॉफिट का शेयर अप टू डेथ का भी, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। उसी तरह से अगर हमने किसी का बिजनेस एक्वायर किया है तो जो ओल्ड ओनर है उसने कंडीशन लगा दिया है कि भाई बिजनेस तो मैं आपको बेचूंगा लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक पार्ट का शेयर भी मुझे चाहिएगा, तो वो भी हमसे शेयर कर रहा है लेकिन वो हमारा पार्टनर नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी के अंदर वो पर्सन कवर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग को ट्रू टेस्ट के अंदर जरूर ध्यान में रखना है बच्चे लोग को। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनर पर अगर बात करूं तो बहुत सिंपल हो गया। एक्टिव पार्टनर कौन है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा, जो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल भी रहेगा, और ऐसा पर्सन जो भी रिटायर होगा तो पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। ये अपन लोग डिसोल्यूशन वाले या रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। स्लीपिंग पार्टनर भाई कौन है, ऐसा बंदा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट का शेयर इसको बकायदा मिलना ही मिलना है, लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इसके लिए भाई लायबल जरूर होगा। और पब्लिक नोटिस जो है वो रिटायरमेंट के केस में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता इसको जानती नहीं है, भाई पब्लिक नहीं जानती है, तो इसको यहाँ पे एक्टिवली चूंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो अपने को इसके रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस भी नहीं देना है। नॉमिनल पार्टनर कौन है, जो सिर्फ अपना नाम देता है फर्म को, नाम में बड़ा दम है, नाम जबरदस्त है, गुडविल जोरदार है, तो इसने अपना फर्म को नाम दिया है, ना तो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बच्चे लोगों, नहीं बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है।
थर्ड पार्टीज के लिए लायबल नहीं होगा ये बंदा, या होगा, क्या कहते हो? बट ऑब्वियस है, नाम जब अपना दे रखा है तो थर्ड पार्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बननी ही बननी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है कि भाई ये थर्ड पार्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही, भले ही कहीं पर भी ना तो कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही किसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन नाम ही बड़ा है। और ऐसा बंदा रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस भी हमको चाहिएगा। एक बात आपको यहां और क्लियर कर दूं, ऐसे पर्सन को प्रॉफिट शेयर भी नहीं मिलेगा, नो शेयर इन प्रॉफिट। आपके स्टडी मेट में बहुत क्लियर कट देके रखा हुआ है कि नॉमिनल पार्टनर को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया जाए, तो ये पॉइंट भी आप नॉमिनल के साथ में ध्यान में रखेंगे। अभी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन है भाई साहब? वो हैं जो अपने आप से अपने एक्शन के थ्रू पार्टनर बन गए, हु इज नॉट रियली अ पार्टनर, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया एज अ पार्टनर। आपको याद है वो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एस्टेबल बाय पार्टनर का। दो लोग मेरे पास में आते हैं और दो में से एक जना जो है, या दो लोग आ रहे हैं और एक तीसरे को साथ में ला रहे हैं। ये दो लोग तो पार्टनर है, लेकिन तीसरा जो बंदा है वो इनका मैनेजर है, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस वो उसको करते हैं एज अ पार्टनर, और वो बंदा साइलेंट रहता है कि ही विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय एस्टूपल, द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, यानी कि मैं बिलीविंग हिम टू बी अ पार्टनर। बट ऑब्वियसली आपने मना नहीं किया तो मैंने आपको पार्टनर मान लिया। मैंने पूछा लेकिन आपने जवाब दिया कि हाँ ये पार्टनर है, और जो बंदा था उसने अपोज भी नहीं किया तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। In such cases, now he is prevented from denying that he is not a partner, liability उसकी बन जाएगी, ये बंदा है पार्टनर भाई एस्टूबल। सब पार्टनर कौन है? ये बंदा पार्टनर का पार्टनर है, फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फर्म से प्रॉफिट शेयर भी नहीं करेगा। दो पार्टनर है, मान लेते हैं किसी फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, दो पार्टनर में 50-50 हजार बांट दिए। अब ये जो पार्टनर है अपने 50 में से 20 किसी के साथ और शेयर करता है, वो इसका सब पार्टनर है, लेकिन उसका फर्म से लेना देना नहीं है। वो ना तो फर्म को बाउंड करेगा, उसको फर्म के अगेंस्ट नीदर एंजॉय एनी राइट, कोई भी राइट नहीं, और नहीं वो कोई ड्यूटीज उठाएगा, ना फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। अपने को ध्यान में रखना है, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर है, एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल टू द लॉसेस, वो गारंटी वाला पार्टनर जो आप लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो। लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए लायबल जरूर होगा, लेकिन उतने अमाउंट के लिए जितना इसका प्रॉफिट शेयरिंग है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है। उसी तरह से कंसेप्ट आता है बच्चे लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का भी। पहला कंसेप्ट हमारे पास सबसे बढ़िया, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में बात करूं तो ड्यूरेशन के बेस पे हमारे पास में है पार्टनरशिप एट विल। ये वो पार्टनरशिप है जहां पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं, कब तक फर्म चलेगी, जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि फर्म बंद कब होगी, मैंने कहा ना कब तक चलानी है, कब बंद करनी है, कोई प्रोविजन नहीं। इट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी वन पार्टनर एट हिज विल बाय एनी टाइम गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर दूसरों को नोटिस देकर के यहां पे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब एक होता है पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, नाम से पता लग रहा है जिसका ड्यूरेशन फिक्स रहेगा। ये पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। 10 साल के लिए फर्म बनाया, 10 साल खत्म हुए फर्म भी बंद हो जाएगा। हाउएवर इट कैन आल्सो बी डिसॉल्व बिफोर फिक्स टाइम पीरियड। अगर आप इससे पहले फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ऑल कंसेंट वगैरह है तो कर सकते हैं, मना नहीं है। और अगर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी पार्टनर्स वांट्स टू कंटिन्यू तो कर सकते हो विद द ऑल कंसेंट। यहां अपने को ऑल कंसेंट चाहिएगा अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाह रहे हो, लेकिन फिर वो पार्टनरशिप एट विल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। सेम उसी तरह से वेंचर के बेस पे बात करें तो भी हमारे पास दो तरह का पार्टनरशिप है। सबसे पहले ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए है, और जैसे ही वो वेंचर वो काम खत्म होगा उसी वक्त के अंदर पार्टनरशिप फर्म है वो भी हो जाएगी खत्म। लेकिन ऑल पार्टनर विशेस टू कंटिन्यू, वो वर्क खत्म होने के बाद भी अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप को आप चला सकते हैं। अपन एग्जांपल लिया था, एक पर्टिकुलर जगह पे कोई ब्रिज या पुल बनाना है, पार्टनरशिप में हम साथ आ गए, ब्रिज का काम खत्म हो गया, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म, बट इफ वी वांट्स टू कंटिन्यू फॉर न्यू ब्रिजेस तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरल पार्टनरशिप वो है जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं है, पर्टिकुलर वाले किसी एक काम के लिए थी, लेकिन यहां पे एक्सटेंड ओनली टू दैट पर्टिकुलर वेंचर के लिए नहीं होता है, अंडरटेकिंग के लिए नहीं होता। एक जनरल पार्टनरशिप है जो एक से ज्यादा काम के लिए हम बनाते हैं, साथ में फिर विल वाला पॉइंट भी इसमें ऐड हो सकता है, ये अपना ड्यूरेशन भी ऐड हो सकता है, विल भी ऐड हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इस चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टनरशिप एक्ट में ही माना जाता है, सेक्शन नंबर 30, पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। एक माइनर फर्म का कभी भी पार्टनर नहीं होगा,
बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ लेते हो कि भी उसको बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर तो नहीं बनेगा क्योंकि लायबिलिटीज बेयर नहीं कर रहा है। अब मेजोरिटी अटेंड करने से पहले उसके क्या राइट्स हैं? सबसे पहला, उसको फर्म की प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा एज ए माइनर। सेकेंड नंबर, उसके पास फर्म के अकाउंट्स का कॉपी जो भी अकाउंट्स है उनको देखने का, उनका कॉपी लेने का राइट है। अगर ये राइट उसको नहीं दिए जाए तो पार्टनर्स के ऊपर अकाउंट्स के लिए और अपने पेमेंट ऑफ शेयर एंड प्रॉपर्टी के लिए केस भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बट ओनली सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। लेकिन ये करने के लिए इफ ही वांट्स टू फाइल सूट अगेंस्ट फर्म फॉर कॉपी ऑफ द अकाउंट्स या पेमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉपर्टी, तो उसको फर्म के साथ अपने कनेक्शन खत्म करने पड़ेंगे। देखिएगा, ओनली सर्विंग इज कनेक्शन। सेवरिंग कनेक्शन का मतलब हो गया उसको फर्म के साथ अपने कनेक्शन जो है वो फिनिश करने पड़ेंगे, टर्मिनेट करने पड़ेंगे, तभी जाकर के उसको ये वाला राइट मिलेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, काफी अच्छा पॉइंट है। अब लायबिलिटीज उसकी उतनी ही रहेगी जितना उसका प्रॉफिट का शेयर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रॉफिट या प्रॉपर्टी का शेयर पर्सनली लायबल ना हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के माइनर को करते थे ना, यहां रेस्पॉन्सिबल करेंगे, वहां पे भी था प्रॉपर्टी के शेयर तक, यहां पे भी सेम पॉइंट काम करेगा। अब मेजोरिटी अटेंड करने के बाद आप लोग जानते हैं उसके पास 6 महीने का टाइम है, वेदर ही वांट्स टू बी ए पार्टनर और नॉट, उसको नोटिस देना पड़ेगा। और 6 महीने में अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो ही शैल बी लायबल एज फुल फ्लेज्ड पार्टनर। तो 6 महीने में वो डिसाइड कर सकता है वांट टू बी ए पार्टनर और नॉट, जैसा चाहे डिसाइड करे, लेकिन एक बार 6 महीने निकल गए तो उसके बाद उसको कोई भी राइट्स नहीं, उसके बाद पार्टनर मान लिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना। फिर छोड़ के जाना है तो भाई रिटायरमेंट वाले स्कीम से ही जाना पड़ेगा, वही तरीका है। नाउ इफ यू बिकम अ पार्टनर, अगर वो ये चूज कर लेता है कि मैं पार्टनर बन रहा हूं या वो टाइम पीरियड निकल जाता है 6 महीने वाला, तो ही इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एल एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट। यानी जब भी उसको बेनिफिट के लिए एडमिट किया था तब से वो रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा और उसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में शेयर रिमेन सेम, जो माइनॉरिटी के टाइम पे था वही रह जाएगा जब तक वो चेंज नहीं करे। मतलब ये सारे पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, खास करके ये वाला, ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। इफ ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर ये चूज करता है, मतलब माइनर ये चूज करता है मुझे पार्टनर नहीं बनना है, तो उसका राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर तब तक चालू रहेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, उस डेट तक। और जैसे ही पब्लिक नोटिस दिया उसके बाद से ही शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। हमको बताया नोटिस के बाद के लिए, फर्म उसके लिए नहीं, वो फर्म के लिए नहीं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सेक्शन 30 का माइनर वाला पॉइंट काफी अच्छा है जो आपको जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए, नाउ फर्म का रजिस्ट्रेशन हम जानते हैं इंडिया के अंदर ऑप्शनल है, कंपलसरी है नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आप करवा सकते हैं, और ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है उसका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। प्रोसीजर बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले पार्टनर को एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर ड्राफ्ट होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए जो अकॉर्डिंग इंडियन स्टैम्प एक्ट होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट बनेगा इसके साथ कुछ फीस भी अटैच होगी, और इसके कंटेंट्स क्या होंगे? फर्म का नेम होगा, बिजनेस का प्लेस होगा, अदर प्लेसेस के नाम होंगे, पार्टनर्स का ज्वाइनिंग डेट होगा, पार्टनर्स के नेम और उनकी डिटेल्स होंगी। ये स्टेटमेंट पे सारे पार्टनर्स या उनके ऑथराइज एजेंट के साइन होंगे। ड्यूरेशन भी होगी, अगर ड्यूरेशन पे है तो विल पे है तो विल। अब आपको ये भी बताया कि फर्म के नेम के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर किसी भी फर्म को क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल वर्ड इनमें से किसी का यूज करना है तो आपको गवर्नमेंट का यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का। ऐसा कोई भी नाम अगर रख रहे हैं जिससे लग रहा है कि या तो इनमें से कोई नाम है या स्टेट गवर्नमेंट को प्रायोरिटी बेस पे, मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन दिख रहा है, या लोगों को ये कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन कि आपका कनेक्शन आपकी फर्म का डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में, तो ऐसा कोई नाम रखना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी परमिशन। जब सेटिस्फाई हो गया रजिस्ट्रार की सारी चीजें सही है, तो रजिस्टर के अंदर वो एंट्री कर देगा और सर्टिफिकेट इशू करेगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जब आपका फर्म का नाम उसके रजिस्टर में आया, न कि सर्टिफिकेट की इशू डेट। जिस दिन फर्म का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में आ गया वही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। और इन फ्यूचर, अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आगे जाके अपने को हर चीज, चाहे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, नया पार्टनर आता है, जाता है, डेथ होती है, रिटायर होता है, कुछ भी होता है, उसका इंटीमेशन रजिस्ट्रार को करना है। नहीं तो 100 रुपीज पर ईयर के हिसाब से यहाँ पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है, कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये बन सकता है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो क्या उखाड़ लोगे हमारा? बहुत कुछ उखड़ेगा भाई। फर्म कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझिएगा,
अगर यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं कर पाएगी, लेकिन फर्म चाहे तो सूट फाइल करने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवा करके सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगा, पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर पाएगा फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट। ये सब नुकसान है। उसके अलावा अगर किसी पार्टी ने हमारे ऊपर केस कर दिया और हम भी उससे पैसा मांगते हैं तो 100 रुपीज से ज्यादा का क्लेम सेटल हम नहीं डिमांड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था हमारी फर्म ने किसी को 10 लाख का सामान बेचा है और हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है। ठीक है, सामने वाले ने हमको 25 लाख के गुड्स बेचे हैं, उधार पे बेचे, और अगर वो ये 25 लाख हमसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल करता है तो हम ये 10 लाख का सेट ऑफ डिमांड नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है। तो उसके लिए अलग से आप रजिस्टर्ड करवा करके केस करिए। और थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा फर्म पे केस कर सकती है, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं। बच्चों, ये जो पॉइंट ऊपर अपन ने पढ़ा कि हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएंगे, इस केस का कनेक्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। उसके अलावा हमारे राइट सिक्योर हैं। कोई भी पार्टनर फर्म के वो डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकता है, कोई भी पार्टनर फर्म के अकाउंट्स को देखने के लिए, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स को देखने के लिए सूट फाइल कर सकता है। ऑफिशियल असाइनी के राइट्स पे कोई असर नहीं होता है क्योंकि कोर्ट से अपॉइंटेड पर्सन है, तो फर्म रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड उसको फर्क नहीं पड़ता। और फर्म अपने स्टेट्यूटरी राइट्स के लिए, एक एग्जांपल हमने लिया था जहां एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका ट्रेडमार्क चोरी होता है और वो किसी पर इन्फ्रिंजमेंट का केस करते हैं तो बिल्कुल अलाउ है, आप कर सकते हो। किसी ने चोरी कर दिया, मारपीट कर दिया, थेफ्ट का केस करना है और कुछ केस करना है, तो स्टेट्यूटरी राइट्स अनरजिस्टर्ड फर्म के भी सिक्योर रहेंगे। सिर्फ उनके वो राइट्स जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से रिलेटेड थे, वो मिलने वाले नहीं है। सेट ऑफ वाला पॉइंट ऊपर अपना आ ही चुका है कि 100 से ज्यादा का सेट ऑफ आप डिमांड नहीं कर सकते। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट और दे रखा था रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ। अब देखिए, वैसे तो फर्म में पार्टनर आ रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों ही केस में उसका इंफॉर्मेशन अपने को रजिस्ट्रार को देना है, लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि डेथ के केस में नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, आप नहीं दो तो भी चलेगा। एंड फर्म विल बी एलिजिबल टू फाइट सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी इवन विदाउट चेंजिंग फर्म्स नेम। 3 पार्टनर थे, एबीसी, फर्म का नाम रख दिया एबीसीएन कंपनी, ए का डेथ हो गया तो फर्म का नाम चेंज करके उन्होंने बीसीएन कंपनी नहीं किया, एबीसीएन कंपनी चलने दिया, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी फर्म को वैलिड रजिस्टर्ड फर्म ही माना जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। मरने वाले को वैसे भी मरने के बाद के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है, नोटिस नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नया पार्टनर आता है, फर्म वांट्स टू बी लायबल हिमसेल्फ, उसको लायबल करना चाह रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फर्म का। Registrar who shall make a record of the notice in the entry rating to the firm in the register of firm, otherwise firm will not be eligible to file suit। तो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो ये चीज आपको रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार बाकायदा उसकी एंट्री करेगा, तभी ये फर्म थर्ड पार्टी पे सूट फाइल कर पाएगी, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होगी। केस करने के लिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स बच्चों को बहुत सिंपल है, तो मेरे ख्याल से ये मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको आता है कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। काफी सारी बातें इसमें हमको दे रखी है। सबसे पहले पार्टनर्स के राइट्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 12 राइट्स के ऊपर बात कर लेता है। 13 नंबर हमारी लाइबिलिटीज की बात भी करता है, साथ साथ के अंदर राइट्स की बात, राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिक्स हमको दे रखा है। सेक्शन 12 एंड 13 में हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं बच्चे लोगों। तो राइट में पहला राइट है कि हर पार्टनर को फर्म के बिजनेस के अंदर पार्ट लेने का राइट है, मैनेजमेंट के अंदर पार्ट लेने का राइट है। बहुत सिंपल सा पॉइंट आपको यहां पे दे रखा है, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, बराबर। सेकंड नंबर, फर्म में कोई भी मैटर डिसाइड होगा तो उसको कंसल्टेशन का भी राइट है, मींस उससे सलाह ली जाएगी। एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। रूटीन मैटर्स जो है वो वैसे भी मेजोरिटी से डिसाइड होते हैं, लेकिन अगर फर्म के नेचर में चेंज कर रहे हैं किसी तरह का, फर्म का बिजनेस या ड्यूरेशन या कुछ भी, तो उसके लिए अपने को ऑल कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एवरी पार्टनर हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। फर्म के हर पार्टनर को बुक्स देखने का राइट है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, बुक्स को एक्सेस कर सकता है। कॉपी चेक करने के लिए भी, इंस्पेक्शन द कॉपी, उसको पूरा राइट है। बुक का एसेट इंस्पेक्ट करने का उसको राइट रहेगा। ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। चलिए ठीक, अच्छा, एक बढ़िया चीज है, इंस्पेक्ट भी करेगा, साथ में लिखा हुआ भी कॉपी लेने का भी राइट है।
किसी भी पार्टनर को जब तक एक्ट में जब तक डीड में नहीं हो तब तक रेम्यूनरेशन का राइट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप डिसाइड करें तो ठीक है, नहीं तो इक्वल रहेगा, हमको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी राइट नहीं है जब तक अलग से डीड में नहीं दे दिया जाए। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस 6% पर एनम, चेंज करना चाहे तो डीड के थ्रू हो सकता है। अगर किसी पार्टनर ने, इफ पार्टनर हैव राइट टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म, फर्म का पेमेंट किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल अमाउंट से कर दिया है तो फर्म से वापस वो कॉम्पनसेशन ले सकता है, वो पैसा ले सकता है फर्म से, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब स्टडी मैट यहां पे आपको जो सेक्शन 12 की बातें कहता है स्टडी मैट के हिसाब से, तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट हमने ले लिया है। उसके बाद में एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली ड्यूटीज, वो हम ड्यूटीज वाले पॉइंट में भी करने वाले हैं। तीसरा, मेजोरिटी से सारी चीजें डिसाइड होगी, ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है, हमने कर लिया। बुक्स को एक्सप्रेस और इंस्पेक्ट करने का राइट। एक पॉइंट वहां एक्स्ट्रा दे रखा है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो उसका लीगल हेयर जो भी रहेगा या उसका ऑथराइज एजेंट शैल हैव राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द बुक्स। यानी बुक्स वाले पॉइंट में इन्होंने एक पॉइंट साथ में और डाल दिया कि अगर उस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो भी लीगल हेयर है, ऑथराइज एजेंट है, उसको इंस्पेक्ट करने का और कॉपी लेने का राइट रहेगा। बाकी सारे पॉइंट यही लिखे हुए हैं। लाइब्रेरीज के अंदर एवरी पार्टनर का ड्यूटी है कि वो सबके कॉमन फायदे के लिए काम करे, एक दूसरे के लिए फेथफुल रहे, सारे पार्टनर्स को ट्रू अकाउंट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और अगर उसके विलफुल एक्ट की वजह से या उसके फ्रॉड की वजह से फर्म को नुकसान होता है तो वो फर्म को कॉम्पनसेट करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अपनी ड्यूटीज को बहुत ईमानदारी से, डिलीजेंटली तरीके से फॉलो करे फर्म के बिजनेस के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर ये सारे पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं। चलिए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी 3 तरह की बच्चे लोगों। सबसे पहला, पार्टनर खुद जो फर्म में लेकर के आएंगे। सेकंड नंबर, जो फर्म खुद परचेज करेगी। तीसरे नंबर के ऊपर फर्म की गुडविल। ये सब कहलाती है पार्टनर्स प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बच्चों समझिएगा, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ द property of the firm shall be held and used by the partner exclusively for the purpose of the business unless otherwise agreed। फर्म की एसेट का यूज फर्म के इस्तेमाल के लिए होगा, लेकिन पार्टनर्स अगर एग्री कर ले तो और कोई यूज में भी ले सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ फर्म के बिजनेस के लिए। अब अगर किसी पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लिया भाई फर्म के बिजनेस के अंदर या कुछ भी, तो क्या करना है? A partner is bound to return the profit earned by himself from any of the following। फर्म के किसी ट्रांजैक्शन के अंदर खुद ने पैसा अपना पर्सनल कमा लिया, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ पैसा कमा लिया, या फर्म के नेम को यूज करके किसी तरह का कोई भी उसने अलग बिजनेस या कह सकते हैं फर्म के साथ ही, कोई अपन कई बार एक्टिव पार्टनर को बहुत सारे राइट्स देते हैं और वो उसके अंदर फर्म के लिए एसेट परचेज कर रहा है तो खुद का भी पैसा बना रहा है, ऐसा कुछ भी अगर उसने किया तो ही हैज टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म। आपको फर्म को देना पड़ेगा, अकेला नहीं बांट सकता, सब में बढ़ेगा। A partner cannot carry on any business competing with that of the firm while he is a partner. Otherwise, he is bound to pay to the firm. However, these duties are subject to contract। समझिएगा, अगर कोई भी पार्टनर फर्म से कंपटीशन में किसी तरह का बिजनेस कर रहा है तो भी उसको यही रूल लगेगा कि उसको फर्म को प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा, बराबर से बाउंड टू पे टू द फर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों ड्यूटीज अपने पढ़ी, ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर से। पार्टनर से अगर एग्री कर रहे हैं कि आप कंपटीशन वाला बिजनेस करो या दूसरा बिजनेस कर सकते हो, प्रॉफिट रख सकते हो, तो अलग बात हो गई, अदरवाइज उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे होता है? नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जा रहा है, वेदर डेथ और रिटायरमेंट, फर्म से जा रहा है या फिर दुनिया से जा रहा है, या पार्टनरशिप को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप एट विल। नॉर्मल कोई और तरह की थी, ड्यूरेशन वगैरह की होगी, लेकिन आपने उसको विल में कन्वर्ट कर दिया। आप पार्टनर कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप एट विल, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू अ पार्टनरशिप एट विल, एज वेल एज ये भी हो सकता है यहां पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कन्वर्टेड। पर्टिकुलर जो एक फिक्स टाइप की हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, एक फिक्स वेंचर के लिए थी, उसको आपने विल में कन्वर्ट कर दिया, या ड्यूरेशन वाली को विल में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा करने से जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी वो रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द चेंज। जो पहले थी वही बाद में भी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज रहने वाली हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो उनका राइट एंड ड्यूटी सेम ही रहने वाला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, हमको पता है हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, एंड व्हेन अ पार्टनर डील्स विद अ थर्ड पार्टी तो वो पूरी फर्म को बाउंड करेगा, पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली उस एक्ट के लिए जो बिजनेस पर्पस से किया गया है, अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था
जहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और वहां एक पार्टनर ने फर्म के ऑथोराइज ओवरहेड जो लेटर पैड है उसके ऊपर राइस का ऑर्डर कर दिया है। राइस का ऑर्डर अगर उसने किया तो फर्म के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, फर्म के बिजनेस पर्पस के लिए है नहीं, तो वो पर्सन यहाँ पे फर्म का एजेंट नहीं है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब पार्टनर का अथॉरिटी दो होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सबको पता है। जो सारे पार्टनर की कंसेंट से अथॉरिटी दिया जाए वो एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनरशिप एक्ट अपनी तरफ से कुछ इम्प्लाइड पावर प्रोवाइड करता है तो वो सब इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लाइड पावर के अंदर मानी जाएंगी? फर्म के नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड, अभी जो मैंने आपको बोला भी। सेकंड नंबर, फर्म के स्कोप में और फर्म के नाम से किया जाए, ठीक है। अब कुछ काम यहां पे एक लिस्ट आपको दे रखी है जो मान के चलते हैं कि हर पार्टनर को एक्ट की तरफ से राइट्स मिलने वाले हैं। अब ये राइट कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले नंबर पर फर्म के बिहाफ पे गुड्स को सेल करने का राइट है। फर्म के बिहाफ पे गुड्स को उधार में बेचने का राइट है। फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करने का उसको राइट है। रिसीव पेमेंट ऑफ द डेट, माल उधार बेचा होगा तो पैसा आपके पास में आया होगा, रिसिप्ट इशू किया, सेम उसी तरह से पेमेंट किया तो आपने चेक ड्रॉ करके दिया होगा। डेटर क्रेडिटर के साथ अकाउंट सेटल करने का भी इंप्लाइड पावर है पार्टनर के पास में। फर्म पे अगर कोई केस करना है तो फर्म के बिहाफ पे केस करना, और केस हो गया तो उसको डिफेंड करने का राइट भी है। और प्लेज और सेल कर सकता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को, खास करके गुड्स की बात यहां पे हो रही है, उनको प्लेज करना, सेल करना, ये भी पार्टनर के राइट्स में है, ठीक है, इंप्लाइड राइट में है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आउटसाइड द अथॉरिटी है, यानी ये काम करने हो तो ऑल पार्टनर का कंसेंट अपने को चाहिए होगा। अगर कोई भी एक पार्टनर करना चाह रहा है तो बाकी सबका कंसेंट चाहिए। अब पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि इस पूरे पॉइंट को आप डिवाइड कर देंगे मेनली 3 पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। एक वो पॉइंट हो गया जिसका कनेक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो हमने कह दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, यानी खरीदना और बेचना, ये इंप्लाइड पावर के बाहर है। ये करना हो तो आपको बाकी पार्टनर की लेनी पड़ेगी कंसेंट। अगर किसी मैटर को आर्बिट्रेशन में, अब 4 पॉइंट का कनेक्शन डिस्प्यूट से है। पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर है, मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है, ए को हमने एक्टिव पार्टनर बना रखा है और फर्म का कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाह रहा है तो अपने आप इंप्लाइड ले जा सकता है, बाकी पार्टनर का कंसेंट यहां पे लगेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है किसी केस के अंदर या अबेंडन करना है, कोई राइट पे छोड़ देना है, तो भैया आपको बाकी पार्टनर का कंसेंट चाहिएगा। अगर कोई केस कर रखा है किसी के ऊपर फर्म में और फर्म में केस करने का राइट तो पार्टनर को है, लेकिन भाई विड्रॉ करना चाह रहा है तो यू हैव टू गेट कंसेंट फ्रॉम रिमेनिंग पार्टनर, बाकियों से आपको पूछना पड़ेगा। अगर कोई लायबिलिटी एडमिट करनी है, केस चल रहा है, हम उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बाकी पार्टनर लोग से कंफर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर को चाहती है दूसरी फर्म में जाकर के हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर बने, तो कौन बनेगा? तो ऐसे के लिए भी आपको एंटर इनटू अदर पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सारे पार्टनर की कंसेंट से ऐसा होगा। और अगर फर्म का एक बैंक अकाउंट ओपन करना है किसी बैंक में और किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से ओपन करना होगा फर्म के बिहाफ पे, तो वो कौन पार्टनर होगा यही सब लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। आपको इंप्लाइड पावर नहीं है, तो ये काम इंप्लाइड पावर के बाहर के हैं 8, ये अपने को ध्यान रखना है। मतलब इनके लिए अपने को क्या चाहिएगा? सारे पार्टनर की एक्सप्रेस कंसेंट चाहिएगी, तभी ये काम हो सकते हैं, बराबर। अब ये जो भी अपन ने ऊपर पढ़े इंप्लाइड पावर्स, उनमें क्या एक्सटेंशन या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर जो अपन ने ऊपर इंप्लाइड अथॉरिटी पढ़ी, ये परचेज सेल और इसको कम ज्यादा अपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा वो देखिएगा, ऑल पार्टनर का कंसेंट, ठीक है। अगर कोई सीक्रेट लिमिटेशन आपने लगा रखी है जिसके बारे में आपने थर्ड पार्टी को नहीं बताया है, तो उसका थर्ड पार्टी पे कोई असर होने वाला नहीं, भले आप रेस्ट्रिक्शन लगा भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट था, पार्टनर इमरजेंसी में अपने पावर के बाहर जाकर के काम भी कर सकता है, उसको राइट है। एक पार्टनर को गुड्स परचेस करने का राइट दिया हमने, ऐसा एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, और चूंकि परचेस का राइट उसके पास है, एक को सेल का राइट है। अब जिस बंदे को परचेस का राइट है उसके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई है कि गुड्स का प्राइस गिरने वाला है, जो माल है हमको जल्दी बेचना पड़ेगा। उसने सेल करने वाले पार्टनर से कांटेक्ट किया लेकिन नहीं हो पाया, और फाइनली उसने कम दाम पर कुछ गुड्स को बेच दिया। अब वो पार्टनर आकर के उससे डिमांड करता है कि भैया ये तेरे पावर के बाहर था, तूने क्यों किया, फर्म को नुकसान करवा दिया। लेकिन यहां पे सबसे पहला जो भी पार्टनर ने काम किया वो इमरजेंसी की वजह से किया, जो भी किया फर्म को लॉस से बचाने के लिए। 100 की चीज उसने 50 में बेची, रुकता तो शायद 10 रुपए के अंदर ही बिकती वो, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि गुड्स का प्राइस जाने वाला है, तो फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए उसने किया। और ऐसा काम कोई भी प्रूडेंट पर्सन इस सिचुएशन में करता जो उसने किया, तो यहां पार्टनर अपने पावर के बाहर जाके इमरजेंसी में काम कर सकता है।
सेक्शन 23 बहुत सिंपल बात करता है, अगर किसी भी एक पार्टनर ने कुछ कहा तो ये माना जाएगा सारे पार्टनर्स लोगों ने कहा, एक पार्टनर का रिप्रेजेंटेशन या एडमिशन इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेशन बाय ऑल दी पार्टनर। अगर हमारा 10 लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं अगर फर्म के बिहाफ पे बोलता हूं सर ये एकदम बेस्ट क्वालिटी बॉटल है, तो ये माना जाएगा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, पूरी फर्म की तरफ से बात कही गई है, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें कल को निकलती है तो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इट इज लाइक नोटिस टू एजेंट इक्विवेलेंट टू नोटिस टू द प्रिंसिपल। एक सीधा सा फंडा है इसके अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो अच्छा पॉइंट है आपका, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। नाउ एक पॉइंट जो अलग से पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई थर्ड पार्टीज के लिए लाइबिलिटीज क्या बनेगी पार्टनर्स लोगों की, बताओ। तो हमने कहा भैया कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी। एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली एंड सेपरेटली फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। क्या कहते हो, पुराना पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जॉइंटली भी और सेपरेटली भी। एक को पकड़ के ले लिया पैसा तो बाकियों से ले सकता है। यहां एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब किसी काम को करना या नहीं करना बाय ऑल दी पार्टनर्स या उनके एजेंट की तरफ से जो किया जाए। एक्ट कोई काम को करना, और ओमिशन का मतलब हो गया बच्चों नॉट टू डू समथिंग की बात हो रही है, अपने को ध्यान में रखना है। और इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑफ द फर्म मस्ट हैव बीन डन व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। अगर उसको रेस्पॉन्सिबल करना चाह रहे हो तो तभी कर सकते हो जब वो फर्म का पार्टनर था, ठीक है ना। एक एग्जांपल अपने शानदार पढ़ा कि 4 पार्टनर है, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया और बाद में जाके फर्म डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद कोर्ट का डिसीजन आता है कि उनकी कुछ गड़बड़ है, तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वो काम उस वक्त किया गया था व्हाइल दे वाज पार्टनर, व्हाइल दे वर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब भी चालू रहेगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। अगर किसी पार्टनर ने अपने पावर के अंदर रहते हुए कुछ भी काम किया तो फर्म लायबल होगी। द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉस्ट टू अ थर्ड पार्टी बाय रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के रॉन्गफुल एक्ट से, सॉरी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट से अगर फर्म को नुकसान पहुंचता है भाई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फर्म हमारी उठाने वाली है। ध्यान रखिएगा, बाद में भले उसको पकड़ करके ले लें, उससे पैसा अपन ऐसा पकड़ लें, उसको निकाल पैसा, लेकिन एक बार तो थर्ड पार्टी के लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। कंडीशन है कि जो भी काम है फर्म के ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर होना चाहिए भाई, और बट ऑब्वियस है विद द अथॉरिटी और टू द पार्टनर, मतलब उसको वो काम करने का अथॉरिटी तो था, ऐसा नहीं अथॉरिटी से बाहर करता है तो पर्सनली लायबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसमें बढ़िया चीज आपको बताता हूं, विद अथॉरिटी ऑफ। सर अगर किसी पार्टनर ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर दिया तो अब उसमें भी ये माना जाएगा कि अगर अथॉरिटी से बाहर किया है, थर्ड पार्टी को इस बारे में कुछ पता नहीं है, कोई सीक्रेट लिमिटेशन थी, तो थर्ड पार्टी फर्म को ही पकड़ेगी। लेकिन अगर आप पता लगा सकते थे या थर्ड पार्टी को पता था कि ये काम इस पार्टनर का नहीं है, फिर भी उसने डील किया, तो फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, नाउ मिस अप्रोप्रिएशन याद करिए, बढ़िया सा एग्जांपल हमने लिया था। किसी भी पार्टनर ने विद इन हिज ऑथोरिटी, अगर अपनी ऑथोरिटी में रहते हुए कोई भी पैसा थर्ड पार्टी से रिसीव किया, कोई प्रॉपर्टी रिसीव किया और उसको मिस अप्लाई कर दिया, लेकर के भाग गया, तो फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। या कोई भी ऐसा अमाउंट जो फर्म के पास आ चुका है, फर्म के अकाउंट में पड़ा है, थर्ड पार्टी से आपने कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है और वहां से कोई पार्टनर अगर मिस अप्लाई कर देता है जब वो फर्म की कस्टडी में था, तब भी हम कहते हैं फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, सो फर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का डीलिंग तो फर्म के साथ है, वो पर्सनली उसको लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बच्चे लोगों, सेक्शन 29 आ गया हमारा, धुआंधार वाला पॉइंट, जोरदार वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस पेपर में अगर नहीं आया है इस पर क्वेश्चन, पिछले अटेम्प्ट में जून वाले में, तो आने के चांसेस बन जाएंगे काफी ज्यादा। कोई भी पार्टनर अपना, जैसे 3:2:1 का रेशियो है, तो मेरा शेयर मान लीजिए 3 वाले में है, तो मैं अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं किसी भी और को, चाहे सेल कर दूं, चाहे चार्ज या मॉर्गेज पे रख दूं। ऐसा ट्रांसफर एब्सोल्यूट और पार्शियल, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट में अपना शेयर ट्रांसफर करूं, पूरा करूं, मैं किसी को कर सकता हूं, बेच भी सकता हूं, चार्ज या मॉर्गेज पे भी रख सकता हूं। लेकिन जिस बंदे को भी मैं ट्रांसफर करूंगा वो फर्म के बिजनेस में भाई इंटरफेयर नहीं करेगा, फर्म से बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड भी नहीं करेगा और इंस्पेक्ट भी नहीं। कब तक? देखो, जैसे मैंने किसी को सेल कर दिया, अब जिसको मैंने बेचा, बाकी पार्टनर ने सेक्शन 31 में कंसेंट दे दिया उसको पार्टनर बना लो, तो मेरा रूल खत्म, ये सेक्शन में नहीं लगेगा, सेक्शन 31 लग जाएगा, बराबर। तो ये वो बंदा है जिसको मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन बाकी पार्टनर्स लोगों ने भी अलाउ नहीं किया। चार्ज और मॉर्गेज पे मैंने कहीं रखा है लोन के अगेंस्ट में, तो जिसके पास मैंने रखा, जो ट्रांसफरी पर्सन है, वो न तो इंटरफेयर करेगा, न बुक्स देख सकता है, न अकाउंट्स डिमांड कर सकता है। लेकिन उसके राइट क्या? मेरा प्रॉफिट का जो 3:6 का रेशियो था, 3:2:1 है ना, तो जो मेरा शेयर होगा ट्रांसफर करने वाले पार्टनर का, वो उस बंदे को मिल जाएगा, ठीक है।
जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दिए जाए उसको एक्सेप्ट करने ही करने हैं बराबर। लेकिन एक बढ़िया चीज है, अगर ऐसे में फर्म डिसॉल्व होती है उस वक्त में उसको सारा शेयर मिलेगा जो ट्रांसफर करने वाले पार्टनर का था, वो शेयर अब उसका है। और सर लोन अमाउंट से अब बेच दिया उससे, अच्छा बेच दिया तब तो सारा उसी का है। सर लोन दिया प्लेज पे रखा और उससे ज्यादा हुआ तो रियल पार्टनर को वापस कर देंगे, अदरवाइज वो सारा इसका है, खास करके सेल के केस में। और फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग दैट शेयर द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अकाउंट। उस वक्त में देखो शुरू में तो अकाउंट्स वगैरह देख नहीं सकता था, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे ऐसा बंदा जिसको हमने ट्रांसफर किए वो बाकायदा अकाउंट्स की कॉपी ऑपी डिमांड कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, अपने को अकाउंट्स ले सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां एक पार्टनर ने अपना शेयर सेल चार्ज या मॉर्गेज के थ्रू किसी को ट्रांसफर कर दिया है बराबर से। नाउ सेक्शन 31 30 कहां गया, माइनर वाला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। नया पार्टनर कैसे आता है भाई, ऑल पार्टनर की कंसेंट से, या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट या डीड में लिखा हुआ हो तो आ सकता है। जब वो आएगा वहीं से उसका लायबिलिटी कमेंस होगा और क्रेडिटर को प्री एग्जिस्टिंग डेब्ट के लिए उस पर सूट फाइल करने का राइट नहीं होगा। हमको पता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसे रिटायर हो सकते हो, ऑल पार्टनर की कंसेंट से कोई रिटायर हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, और विल है तो बाय गिविंग नोटिस टू ऑल दी पार्टनर रिटायर हो सकता है। अब जाने वाले का लायबिलिटी क्या है भाई देख लो, retiring partner remains liable for all act of the firm done up to the date of retirement, लेकिन उसकी liability public notice की डेट तक भी चालू रहेगी। A retiring partner however continue to be liable to third party for act of the firm after his retirement, जब तक public notice नहीं दे देते, और ये public notice खुद भी दे सकता है और बाकी पार्टनर भी दे सकते हैं, तो टिल public notice उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू है। लेकिन ध्यान रखना है स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके लिए वैसे भी पब्लिक नोटिस की जरूरत अपने को नहीं होती है। चलिए अब ये जो जाने वाला पार्टनर हमारा है भाई, ये कंपटीशन वाला बिजनेस कर सकता है बच्चों, कर सकता है। एग्रीमेंट करें तो नहीं कर सकता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, अदरवाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो करता है तो फर्म के नेम का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने आप को फर्म का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बताएगा, है ना, और सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द फर्म, फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट करना, उनको अट्रैक्ट करना। मैंने आपको कहा था स्पेशली फर्म के पुरानी फर्म में चूंकि पार्टनर था तो सारी लिस्ट उसके पास है, तो उन्हीं को पर्सनली मैसेज करके आप कर रहे हो सॉलिसिट, वो नहीं करोगे। अदरवाइज आप बिल्कुल करिए, हमको मना नहीं, आप हमसे कंपटीशन करना चाह रहे हैं करिए, स्कीम लगाना चाह रहे हैं लगाइए, लेकिन ये नहीं कर सकता, ठीक है। सेम उसी तरह से उसका एक और राइट रहेगा, इफ देयर इज नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम आइदर, ठीक है, सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब हमने कहा कि भाई एक बंदा जो है वो रिटायर हो जाता है 14 दिसंबर को ही रिटायर हो गया 23 को, लेकिन उसका पैसा जो है वो कैलकुलेट करके हमने 31 मार्च 24 को पेमेंट किया, तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट का शेयर या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अकाउंट ऑफ हिज शेयर, जितना उसके अकाउंट उसका बैलेंस बन रहा है यहाँ पे उस पर 6% है तो इंटरेस्ट दो, और नहीं तो वहां तक का प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर जनरली अपन पे करते हैं तो उसको देना पड़ेगा। तो ये जाने वाले का अधिकार है, राइट है, अपन ध्यान रखेंगे। अब किसी पार्टनर को क्या फर्म से धक्के देकर के एक्सपायर कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो हमने कहा हाँ जी कर सकते हो, लेकिन पार्टनर्स में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन मेजोरिटी होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन गुड फेथ होना चाहिए, वी नीड ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो आप बाहर निकाल सकते हैं, मेजोरिटी हो, गुड फेथ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। अब गुड फेथ कैसा आएगा, उसको निकाला जाना फर्म के बेनिफिट के लिए था, फर्म के इंटरेस्ट में था, बेनिफिट का मतलब चीटिंग मीटिंग नहीं, सच में उसकी कोई बदमाशी है इसलिए निकाल रहे हैं। निकालने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा और बाकायदा अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये कंडीशन बगैर की आपने बाहर निकाल दिया तो भाई वापस आ जाएगा, एक्सपल्शन वैलिड नहीं माना जाएगा, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, बस फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ चीजों को खत्म करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर क्या कहती है, अगर कोई भी पार्टनर इन अ फर्म इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, उस दिन से डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी वो भाई फर्म का पार्टनर नहीं है, ना फर्म उसके लिए, ना फर्म वो फर्म के लिए, उसका एस्टेट भी सीज हो जाएगा। इस डेट के बाद से उसका जो एस्टेट है वो भी फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सीज हो गया वहीं पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जैसा मैंने आपको कहा फर्म ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ सच पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, न वो फर्म के लिए न फर्म उसके लिए लाइबल है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इंसॉल्वेंसी के केस में भी कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, और डेथ के केस में तो आपको पहले से पता है कोई नोटिस देने की जरूरत हमको नहीं है, आइदर टू द पब्लिक या जो हमारे साथ डील कर रहे हैं किसी को भी नहीं।
मरने वाले का एस्टेट मरने से पहले जो लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके बाद के लिए नहीं। एस्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। और एक बढ़िया पॉइंट था, अगर हमने गुड्स का ऑर्डर पहले कर दिया तब वो जिंदा था, प्लेस किया बिफोर डेथ, लेकिन सप्लाई अगर डेथ के बाद में होती है तो एस्टेट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, एस्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट इसमें और था बच्चों, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी वाला। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे ए बी और सी तीन पार्टनर का फर्म है और मैंने एक गारंटी दे रखी है किसी सप्लायर को, है ना, और मैंने सप्लायर को बोला है कि भाई इस फर्म को आप उधार पे माल देते रहना, मेरा गारंटी है, और अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो आई विल पे, मैं आपको पे कर दूंगा। अब अगर विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई नॉलेज, यहां इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, नया आता है, उस केस में लॉ कहता है और मुझे नहीं बताया गया है, तो उस डेट से मेरा लायबिलिटी जो है वो फ्री। सब्सिक्वेंट के लिए अब मैं लायबल नहीं हूं सप्लायर को पे करने के लिए, प्रीवियस लायबिलिटीज के लिए आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट। गारंटी का हमारा एक कंसेप्ट है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी, इसको कंटिन्यू गारंटी हुई, उधार जब तक देते रहोगे तब तक मेरा लायबिलिटी, इट्स कॉल्ड कंटिन्यू लायबिलिटी, गिवन टू अ थर्ड पार्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। जो मैंने दिया था वो रिवॉक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको ये कहा कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ वहां से फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री, गारंटी देने वाला फ्री, लेकिन उससे पहले के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं भी इन्फॉर्म करोगे तो भी मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, तो रह सकता है, उसकी मर्जी, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए आखिरी कुछ सेक्शन बचे लोगों। फर्म का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, मतलब जब सारे पार्टनर्स में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाए तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, पूरी फर्म खत्म। अब ऐसा कब हो सकता है? दो कंसेप्ट है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के और कोर्ट के ऑर्डर के। कोर्ट के ऑर्डर के बगैर अगर बंद करना है तो आप सबको आता है, सबकी कंसेंट से बंद हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो डीड में तो बंद हो सकता है, कंपलसरी में अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक को छोड़ के सब इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म का बिजनेस ही डिक्लेयर कर दिया गया अनलॉफुल, ठीक है। देन उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, क्या हो गया? एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म, बंद हो सकती है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज बंद। को पर्टिकुलर वेंचर आपका खत्म हो गया तो भी फर्म बंद, चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर, तीन पार्टनर में से एक भी मर गया तो वैसे तो फर्म बंद है, लेकिन रिमेनिंग दो यहां पे एग्री कर सकते हैं कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तीन में से दो मर गए तो कंपलसरी डिसॉल्व होना ही है। सेम बात इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर पे भी फर्म बंद होगी। हाँ, तीन में से तीन हो गए तो ऊपर वाले पॉइंट में आ गया, तीन में से दो हो गए तो कंपलसरी डिसोल्यूशन अपन ध्यान रखेंगे। और पार्टनरशिप एट विल में अपन ने पढ़ा है बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन बाय एनी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर बाकियों को नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ये विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट क्यों बीच में आएगा? किसी ने अप्लाई किया होगा, जैसे एनी ऑफ पार्टनर बिकम इनसेन, अगर कोई पार्टनर पागल हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर ये अप्लाई कर सकते हैं, खास करके वर्किंग पार्टनर पागल हो गया तो कि फर्म बंद करिए। एनी ऑफ द पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, वही हो गया ऊपर वाली बात, तो अदर पार्टनर्स कैन अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर का मिसकंडक्ट हो रहा है फर्म के अंदर, बाकी पार्टनर को लग रहा है इसको निकाल भी नहीं पा रहे हैं, साथ में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दे कैन अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन। अगर कोई विलफुली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स कर रहा है, पार्टनरशिप डीड को ब्रेक कर रहा है, तो भी ऐसा कर सकते हैं हम। अगर किसी पार्टनर ने सेक्शन 29 जो भी अपन ने पढ़ा, अपना होल इंटरेस्ट बाकी पार्टनर की कंसेंट, 31 में था सेक्शन 31, किसी को ट्रांसफर कर दिया, बाकी पार्टनर का कंसेंट भी नहीं लिया, अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो रिमेनिंग पार्टनर कैन अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन की फर्म ही बंद करो। और जहां फर्म लगातार लॉसेस के अंदर चल रही है तो भी फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है आफ्टर अप्लाई, कोर्ट को अप्लाई करेंगे तो कोर्ट में ऑर्डर, बराबर, सिंपल है। अब लाइबिलिटीज क्या है भाई? लाइबिलिटीज बहुत सिंपल है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा डिसोल्यूशन का भी, नहीं तो फिर से वो रिटायरमेंट वाला चक्कर हो जाएगा। 14 दिसंबर को आपका फर्म डिसॉल्व हुआ, लेकिन नोटिस आपने 25 दिसंबर को दिया, तो वहां तक लाइबिलिटी चालू। अगर नोटिस नहीं देते हो तो पार्टनर शैल रिमेन लायबल टू थर्ड पार्टी, जब तक नोटिस नहीं दे देते, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन भी चालू रहेगा, आपने को ध्यान रखना है। अब बट ऑब्वियस है कि राइट ऑफ पार्टनर्स क्या है, बिजनेस जो वाउंड अप हो रहा है, तो फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसका पहला इस्तेमाल फर्म के डेप्ट के लिए करेंगे, और अगर कोई भी सरप्लस बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में, और अगर डेथ हो गई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इनका राइट हो गया कि जो फर्म बंद हो रही है उसमें इनका राइट क्या है। अब राइट है तो ऑथोरिटी भी रहेगी। डिसोल्यूशन के बाद में भी पार्टनर्स लोग का ऑथोरिटी और लायबिलिटी चालू रहेगा इन दो काम के लिए।
मैंने आपको तब भी कहा था पढ़ाते वक्त भी कि जादू तो है नहीं कि जादू मंत्र छू मंत्र फर्म बंद, फर्म को बंद करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा फॉर द वाइंडिंग अप अफेयर्स ऑफ द फर्म। आप सबने अकाउंट्स में पढ़ा है कि एसेट को सेल करना पड़ेगा, लाइब्रेरीज का पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो जो वाइंडिंग अप के काम करने हैं उसके लिए ऑल पार्टनर्स आर लायबल। सेम उसी तरह से कोई अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस पड़े हुए हैं, कुछ ऑर्डर ले रखे थे हमने, उसकी सप्लाई करनी है, काम खत्म करना है, उसके लिए भी ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अब मोड ऑफ सेटलमेंट बच्चों, आखिरी 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ गए, एकदम सिंपल सा हो गया। सबसे पहला फर्म के लॉसेस का पेमेंट, आप सबको पता है फर्म अपने लॉसेस का पेमेंट सबसे पहले प्रॉफिट में से करती है, फिर अगर कुछ बच जाता है और भी पे करना है तो फिर पार्टनर्स लोगों के कैपिटल से होता है, और भी अगर पैसा कम पड़ गया तो फाइनली पार्टनर्स अपने घर से इंडिविजुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉसेस को कंपनसेट करेंगे, ये आप लोग जानते हैं। अब एसेट्स कहां पे यूज होगी, सब जानते हैं। सबसे पहले आउटसाइडर लाइब्रेरीज का पेमेंट करेंगे, कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर्स लोगों का लोन पे होगा, फिर भी बच गया तो पार्टनर्स लोगों का कैपिटल पूरा अकाउंट खत्म करेंगे, पेमेंट कर देंगे, और फिर भी कुछ बच गया अगर पैसा तो पार्टनर्स लोगों को ही वापस और मिल जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चों, पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्टली पेइंग ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट फर्म के ही लोन के लिए पे होगी, और फिर अगर कुछ बचता है तो फिर पार्टनर का डेब्ट अपन पे करेंगे, अपने पढ़ावा भी है, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी, जो वो घर से ला रहा है, तो घर से ला रहा है तो उसका सबसे पहले यूज करो भाई तुम्हारे सेपरेट डेब्ट पे करने के अंदर, पहले घर वाला डेब्ट पे करो ना तुम, उसके बाद में अगर कोई सरप्लस बचता है तो फर्म के डेब्ट के लिए पैसा लेकर के आइए। जब हम पार्टनर को बोलते हैं ना कि आपको घर से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, घर से पैसा लाके फर्म के लाइब्रेरीज पे करनी पड़ेगी, लेकिन पहले वो अपने सेपरेट डेब्ट्स जो भी है उनको पे करे, उसके बाद जो बचेगा वो फर्म में लेके आएगा और वहां से फर्म की लाइब्रेरीज का पेमेंट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, पहले पर्सनल फिर फर्म के होंगे, जो वो घर से प्रॉपर्टी ले रहा है उसके लिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बच्चे लोगों यहां आकर के बहुत फटाफट से हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी एकदम फास्ट, तो ये रिवीजन वीडियो आपके तभी काम आएगा जब एक बार आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है पार्टनरशिप। तो बहुत फास्ट रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो से कर सकते हैं, तो अच्छे से इसको करिएगा। जल्दी ही आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा बाकी एक्ट के रिवीजन को लेकर भी और पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन को लेकर भी। तब तक तैयारी जबरदस्त वाली करते रहिए और इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। ऑल द बेस्ट।